हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज क्लासेस में। मैं संजीव कुमार एक छोटा सा मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न डे बाय डे बदलता जा रहा है, यानी कि दिन प्रतिदिन क्वेश्चंस का जो प्रारूप है वो चेंज हो रहा है। पहले हम क्वेश्चंस जो देखते थे वो ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते थे। ईयर का मतलब उसमें सन पूछ लेता था डायरेक्ट, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिल रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर पूछ रहा है मिडिवल का, यानी कि वो पूछ रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, किस शैली पे इनका निर्माण किया गया, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर मध्यकाल में जब भी वो क्वेश्चन करता है तो मध्यकाल का जो प्रशासन है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है, या मध्यकालीन जो इतिहास है उसके साहित्य से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, या हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी, हुमायूं नामा के रचयिता कौन है, यानी कि साहित्य से संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और साहित्य से बनता है, यदि मूल रूप में किसी आत्मकथा को लिखा गया और फिर उस आत्मकथा का अनुवाद किया गया तो किसके द्वारा किया गया और किस भाषा में किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा से है, और मैं इससे संबंधित जितने भी पॉइंट आपके हैं या एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम ख़त्म करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। ये जो हम स्टार्टिंग फेज देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग फेज हम बाबर के बारे में ही बाबर के फ़ोटो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था भारत में, और इसने मात्र 1526 से 1530 केवल 4 से 5 साल तक ही इसने शासन किया। इसके द्वारा स्वयं की आत्मकथा लिखी गई। तो आत्मकथा के बारे में एक छोटा सा मैं ये भी कह दूं कि कई बार हम जीवनी पढ़ते हैं, आत्मकथा पढ़ते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी होता है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो बाबर की आत्मकथा को हम तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। यहाँ हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बाबर की आत्मकथा, तो बाबर की आत्मकथा को हम तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। तुजुक ए बाबरी के नाम से बाबर की आत्मकथा को जाना जाता है। और बाबर ने अपनी इस आत्मकथा में महत्वपूर्ण 5 बात कही जो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। हम इन पॉइंट्स के बारे में देखते हैं जो हमें तुजुक ए बाबरी में देखने को मिली। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये कहा कि भारत में नदियों और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं इसे याद भी आपको कराऊंगा। अगर मैं इमेज की फॉर्म में इस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करता हूं तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब हम इंडिया को देखते हैं उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली बेल्ट भी हमारी इसी में थी। तो जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो नॉर्थ वेस्ट से आए हैं, उत्तर पश्चिम से आए हैं। तो जब इन्होंने इंडिया में एंट्री की तो देखिए, हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान की एक बेहतरीन पर्वत श्रेणी जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, और इधर हम चाइना में देखते हैं कुल्लूल श्रेणी। हिमालय भी यही हमारा साथ साथ है। और यहाँ 5 नदियाँ हम एक साथ एंट्री करते हुए देखते हैं। तो बाबर ने इंडिया को सिर्फ नॉर्थ वेस्ट को ही जाना, यानी कि पंजाब की 5 नदियाँ जो हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस टाइप से, और ये हिमालय का जो पार्ट है उसे देख पाया। तो शायद उसे ये महसूस हुआ होगा कि इंडिया में अगर कुछ है तो नदियों और पहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं है, या तो यहाँ नदियाँ हैं या यहाँ पहाड़ है। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं, ये भी बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा में कहा गया कि ये भारतीय जो हैं वो मरना जानते हैं, वो लड़ना नहीं जानते। तीसरी बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा, भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा है क्यों कहा, कि अगर बाबर साउथ इंडिया में जाते तो मैं मान सकता था कि वो ये बात कह सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने कश्मीर नहीं देखा, शायद उन्होंने नॉर्थ इंडिया नहीं देखा। तो ऐसी बात बहुत हैरान कर देने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें सोने और चांदी की अथाह संपत्ति मौजूद है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत सोने की चिड़िया कहा गया, और 15वीं 16वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा स्थिति में या बहुत ज़्यादा हम अथाह संपत्ति के रूप में सोने और चांदी को देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में कहा कि भारत में नदियों और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं है, भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते, भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम देखते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो हम देखते हैं कि बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली समकालीन राजा कहा। समकालीन राजा का मतलब होता है कि जब बाबर भारत में या भारत की ओर बढ़ रहा था, उस समय इंडिया में अगर कोई राजा था तो सबसे प्रमुख राजा कौन था, ये इसकी बात कर रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय, इसने सबसे शक्तिशाली राजा इसे कहा। हालांकि हम थोड़ा सा और इसके बारे में देखेंगे। ठीक, थोड़ा सा और हम देखते हैं। थोड़ा सा ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बाबर ने बाबरनामा में भारत के कुल 7 राज्यों का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं है, 7 राज्यों का मतलब ये होता है 7 वंश, या एक तरह से आप मान लीजिए कि समकालीन 7 साम्राज्य, कोई ना कोई राजा वहाँ का है, और उन 7 राज्यों के बारे में बात की। और टोटल डिजिट में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार मैंने ऑफलाइन भी ये चेक कराया कि कितने मुस्लिम राज्यों की इसने बात की अपनी आत्मकथा में और कितने हिंदू राज्यों की इसने अपनी आत्मकथा में बात की। तो अगर हम कभी ये देखते हैं तो मुस्लिम राज्य जो हैं उसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, ये मुस्लिम राज्य थे। ये 5 राज्य मुस्लिम राज्य थे। और अगर हिंदू राज्य की बात करें तो हिंदू राज्य में वही राज्य हम देख रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य और एक मेवाड़। अच्छा, मैं एक कन्फ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ कि मेवाड़ और मारवाड़, इन दोनों में अंतर है। मारवाड़ जब हम पढ़ेंगे तो वो और है, और मेवाड़ जब हम पढ़ेंगे वो और है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के उसी महान शासक का फोटो भी आप देख रहे हैं जिसे बाबर ने समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था, और वो एक हिंदू राजा ही था जिसका नाम कृष्णदेव राय था। अच्छा, इसका टाइम पीरियड भी हम देख लेते हैं, 1509 से 1529। और अगर हम बाबर का इंडिया में देखते हैं तो 1526 से और 1530, तो लगभग दोनों एक ही टाइम पीरियड पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उसने ये कहा कि समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली अगर कोई राजा था तो वो विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय था। राइट, अब थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं इसके, तो ये भी है कि बाबरनामा का किसी और भाषा में अनुवाद किया गया है। देखो, अनुवाद तो इसका बहुत ज़्यादा भाषा में किया गया की भी जाती है, क्योंकि एक महानतम रचना के रूप में हम देखते हैं। लेकिन बाबरनामा का अन्य भाषाओं में या अन्य भाषा में अनुवाद किया गया, तो हम इसमें बस एक ही भाषा के बारे में बात करेंगे। इस भाषा का नाम है फारसी भाषा। और फारसी भाषा का जो अनुवाद हम देखते हैं, पयंद खां देखते हैं और अब्दुल रहीम खान खाना देखते हैं। तो ये 2 लोग ऐसे थे, दोनों ने एक ही भाषा में इसका फारसी में अनुवाद किया, और भाषा फारसी थी। और मूल रूप से हमने इसे पढ़ ही लिया, जैसे हम पढ़ ही रहे थे। देखो, मैं अभी आपको उस टॉपिक पे फिर ले जाता हूँ। जैसे हम पढ़ रहे थे कि बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी के नाम से जानी जाती है, जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया। तो वो फारसी भाषा में इसका अनुवाद कर रहे हैं, मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई। एक चीज़ और कन्फ्यूजन की रहती है, कई बार हम सोचते हैं कि हमें ये राज्य कैसे याद होंगे। अगर हम इन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो हमें किस तरीके से राज्य याद होंगे, यानी कि हम दूसरे नंबर का जो पॉइंट है इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं कि वे कौन से 5 मुस्लिम राज्य थे और वे कौन से 2 हिंदू राज्य थे जिनके बारे में या जिनका वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में किया है। तो इसे आपको याद नहीं करना, इसे समझना है, इसे आपको रटना नहीं है। तो जब भी आप इसके बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से काम करें। आप
हो रहे हैं। तो देखो मैं इसी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो दिल्ली, तो दिल्ली सल्तनत है। अगर आप भूल जाते हैं तो सबसे पहले इधर आप बंगाल याद रखें, बंगाल, और सबसे इधर आप गुजरात याद रखें, ठीक। और 3 राज्य एक लाइन में लिखेंगे, दिल्ली, दिल्ली के नीचे मालवा, और मालवा के नीचे बहमनी, यानी कि पहले वेस्ट, ईस्ट, फिर वेस्ट, और 3 लाइन में ये मुस्लिम राज्य हैं। और अगर हिंदू राज्य की बात करेंगे तो बहमनी के बाद ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये विजयनगर है, ठीक। और यहाँ राजस्थान की बात अगर मैं करूँ तो देखिए राजस्थान के बारे में एक बात जान लो कि राजस्थान में ये वाली जो बेल्ट है इसे मैं कह रहा हूँ मेवाड़, मेवाड़। अच्छा मेवाड़ कहाँ है? राजसमंद मेवाड़ में इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ इंपॉर्टेंट है, और जोधपुर, उदयपुर इंपॉर्टेंट है। उदयपुर तो राजधानी भी रही, चित्तौड़ और उदयपुर साथ साथ हमें दिखाई देते हैं। मैं मेवाड़ की बात कर रहा हूँ। और मारवाड़ के लिए आपको थोड़ा और पश्चिम में जाना पड़ेगा, यानी कि जैसलमेर वाली जो बेल्ट है, जोधपुर वाली जो बेल्ट है। तो मैं मारवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जितनी बार भी क्वेश्चन आया तो उसने मारवाड़ और मेवाड़ दोनों दिए, तो आपको ये ध्यान रखना कि मेवाड़ की मैं बात कर रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों साम्राज्य हिंदू साम्राज्य हैं। और मुस्लिम साम्राज्यों में मैंने बताया कि एक वेस्ट में, ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, यानी कि बंगाल और गुजरात, और 3 एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली, दिल्ली के नीचे मालवा, और मालवा के नीचे बहमनी। तो ये टोटल 5 हमारे राज्य ये हैं और 2 हमारे राज्य ये हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा था जिसका नाम था बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा, यानी कि तुजुक ए बाबरी। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। थैंक यू सो मच। कैसा था?